ने अपने सच्चे रतन को खो दिया। पूरा देश और कॉर्पोरेट इंडिया रतन टाटा को एक असाधारण बिजनेस लीडर के रूप में जानता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा एक अद्भुत इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे। टाटा ग्रुप आज जहां खड़ा है वो रतन टाटा की दूरदर्शिता, उनकी विजनरी लीडरशिप की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। 90 के दौर में जब रतन टाटा को जे.आर.डी. टाटा ने ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी तो उनके लिए काम आसान नहीं था। कॉर्पोरेट इंडिया के बोर्ड रूम्स के अंदर की खबर रखने वाले बताएंगे कि कैसे टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के क्षत्रपों को उनकी लीडरशिप स्वीकार नहीं थी, लेकिन कम अनुभवी माने जा रहे रतन टाटा ने अपनी समझबूझ से उन सबको उनकी जगह दिखा दी। यही शख्स था जिसने टाटा ग्रुप को इंडियन मल्टीनेशनल बनाने का सपना देखा और उसे अपने जीते जी साकार भी किया। फिर बात सन 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण की हो या 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस का एक्विजिशन, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को शिखर पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में खरीदकर रतन टाटा ने झंडे गाड़ दिए। उन्होंने दिखा दिया कि वो चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कई दूसरे सफल बिजनेस लीडर्स से रतन टाटा को जो बात अलग करती है वो है उनकी सादगी और सहजता। उनको करीब से जानने वाला हर व्यक्ति उनकी भलमनसाहत और विनम्रता की बात जरूर बताएगा। शोहरत और दौलत के साथ जो दिखावा आसानी से आ जाता है वो रतन टाटा को छू ना पाया। उनकी सादगी के कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे। चैरिटी और फिलैंथ्रोपी के लिए रतन टाटा ने दिल खोलकर काम किया। इस खातिर उन्होंने पैसे की कोई लिमिट नहीं रखी। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा उन्होंने शिक्षा, हेल्थ और गांव की बेहतरी के मकसद के लिए दे दिया था। टाटा नैनो नहीं चली, लेकिन रतन टाटा की सस्ती कार लाने की सोच उनके इसी उदार सोच को दर्शाती है कि मिडिल क्लास को एक अफोर्डेबल कार मिले। बिजनेस में कुछ फैसले दिल से भी लिए जा सकते हैं। जे.आर.डी. की मेंटरशिप में जिंदगी का बड़ा हिस्सा निकला तो उनकी तरह ही रतन टाटा को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था, जानवरों से प्यार था, कारों में भी खासी दिलचस्पी थी। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा। रतन टाटा की कमी सभी को खलेगी, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया उनको सबसे ज्यादा मिस करेगी। दर्जनों स्टार्टअप से वो जुड़े, पर उनके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए असली पूंजी रतन टाटा का नाम था। टाटा का नाम यानी ट्रस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड, ये दूसरे निवेशकों को भी भरोसा दिलाता था। और आखिर में सबसे बड़ी बात, भारत में ईमानदारी के साथ बिजनेस किया जा सकता है और ये आपकी यूएसपी भी हो सकती है। रतन टाटा ने ये करके दिखाया। नए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर इसकी अगर थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो सच जानिए रतन टाटा जहां भी होंगे उनके चेहरे पर एक बच्चे की मासूमियत वाली मुस्कुराहट जरूर खिंच जाएगी। इस महान व्यक्ति को यही सच्ची बिल्कुल, और यही वजह थी कि जो लोग रतन टाटा के साथ रहे या फिर जो लोग रतन टाटा के साथ नहीं रहे, वो भी आज अंतिम वक्त में उनके साथ दिखे। हर किसी के ज़ुबान पे अपनी अपनी अनकही कहानियां हैं, जो कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने उनके साथ समय बिताया, और उन कहानियों से आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी सीख मिलती है। एक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी का 10% हिस्सा भी हम अपनी ज़िंदगी में उतार सके तो हमारी ज़िंदगी यहाँ से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही कई सारी अनकही कहानियाँ आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई ऐसे शख्स जो सीधे तौर पर रतन टाटा के साथ जुड़े रहे हैं। इनमें वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे साहब, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी, रसना के चेयरमैन पिरूज खंबाटा और सेलिब्रिटी शेफ जो सब जानते हैं जिनको, वो शेफ के तौर पर कम एंटरप्रेन्योर के तौर पर ज़्यादा उभर कर निकल कर आए हैं, वो है संजीव कपूर। आप सभी का हमारे शो में ख़ास तौर से स्वागत है। इस बेहद विशेष मौके पर शुरुआत मैं करूंगा हरीश साल्वे साहब आपसे। वैसे तो आप जिस स्तर के
वकील रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट से आपकी मुलाकात होती है, कोई अपने बिजनेस की बात करता है, कोई मुनाफे की बात करता है, कोई कानून की बात करता है, लेकिन जब आप रतन टाटा से मिले तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं रतन टाटा वैल्यू को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के, अपने सिद्धांत को लेकर बहुत ज़्यादा अडिग रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? हरीश साल्वे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीश साल्वे साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि रतन टाटा की छवि एक ऐसे उद्योगपति की रही है जो वैल्यू और एथिक्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते रहे। वैसे तो आप क्लाइंट के तौर पर कई लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन रतन टाटा से जब भी आपकी मुलाकात हुई थी, इस नज़रिए से आप उनको कैसे देखते हैं? मेरा ये बहुत एक प्रिविलेज रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और उनको करीब से देखने का। और अभी मैं किसी दूसरे चैनल पे भी कमेंट कर रहा था और उन्होंने कहा रतन टाटा साहब की खासियत क्या थी, और मैंने कहा बहुत मेरे को मेरे जिंदगी में एक मौका मिला है कई बड़े बड़े लोगों के साथ पब्लिक लाइफ में, बड़े लोग बिजनेस में और डिफरेंट स्फीयर्स में, प्रोफेशन में, जिन्होंने बहुत अचीव किया है, उनके साथ काम करने का। और तो ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और इनकी दो खूबियां थी, इनके दो क्वालिटीज थी जो मैंने जिंदगी में कहीं और नहीं देखी। एक तो दृढ़ता प्रिंसिपल पे, उनको कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब कभी नहीं समझा। जहां एक सिद्धांत का सवाल आए, जहां प्रिंसिपल आए, वहां वो अड़ जाते थे। और उस पे वो उनको मनाना कई बार कि भाई एक आप प्रिंसिपल पे हैं, पर ये इसको लड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए फजूल में किसी और के साथ या किसी सरकार के साथ। ये मामला इतना बड़ा नहीं है, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम बात बढ़ाएं। वो छोटा बड़ा नहीं, वो प्रिंसिपल का मामला था तो बड़ा मामला था, वरना 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ टैक्स के डिस्प्यूट है, वो कहता आप लोग संभालो, हमको क्या करना है। उसमें उनको कभी दिक्कत नहीं थी। तो जहां प्रिंसिपल आ जाए और प्रॉफिट्स है, ग्रोथ है, वो सब है, पर जहां प्रिंसिपल आ जाए उससे बड़ा उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। और दो मैं आपको उदाहरण दूंगा। यहां जब कोरस स्टील को बंद करने की बात आई यूके में, आज यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर पता कौन है? टाटा ग्रुप। बिटवीन टाटा कॉम, जैगवार लैंड रोवर और ये। तो जब कोरस स्टील को बंद करने की बात आई, ये बहुत नाराज हो गई है। और तभी ये उतर चुके थे पद से, मिस्त्री साहब थे तब। और इनको एक ही प्रॉब्लम था, ये सेट प्रॉफिट लॉस तो होते रहता है, कमाई होती रहती है, नुकसान होते रहते हैं। एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के लाइफ में ये तो उतार चढ़ाव तो रोज की बात है, जबान नहीं कभी हिलनी चाहिए। इसे जब हमने खरीदा था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को परमिशन लेते वक्त एक्विजिशन की जवाब हमने जबान दी थी कि देखो हमारा बहुत बड़ा स्टील का एम्पायर है, ये उसके पार्ट बन जाएगा, तो इसकी अगर कम ज्यादा भी होगी कभी फॉर्च्यून्स, तो एक लार्जर ग्रुप के फॉर्च्यून्स के साथ इसको भी हम साथ लेके चलेंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे, नौकरियां नहीं जाने देंगे यहाँ कभी। अनीसा ये बंद करके हम अपनी जबान से हिल रहे हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा था। दूसरा, जब उन्होंने जैगवार लैंड रोवर खरीदा, सबने कहा ये क्या कर रहे हो, ये अंग्रेज कंपनी है, डूब रही है, तुमने खरीद लिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको हमारे वैल्यू सिस्टम में लाएंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो वैल्यू सिस्टम में उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब वो गए जैगवार लैंड रोवर की फैक्ट्री में पहली बार, तो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि सब मैनेजर्स जो हैं, सीनियर मैनेजर, सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है।
तो he says, उनका ऑफिस के टाइम कब खत्म होता है? इसे 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है। इसे फिर 5:30 बजे मिलेंगे। सबने कहा नहीं, वो तो 5 बजे घर चले जाते हैं। इसे नहीं, तुम 5 बजे तक तो ऑफिस का काम करेंगे ना, मेरे साथ बैठ के जो गप मारेंगे वो ऑफिस के टाइम में नहीं होगा। इसे ये कल्चर बदलना पड़ेगा। ये मैनेजर उठ के 5 बजे घर जाए, ऐसे ऐसे कंपनी नहीं चलती है। और देखो आज क्या जैगवार लैंड रोवर क्या कंपनी बन गई है आज। बिल्कुल, यहाँ पे सालवे साहब आपने जिस ईमानदारी एथिक्स की बात करी, सिद्धांत की बात करी, मैं इस बात को लेकर जाना चाहूँगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास। हीरानंदानी साहब, आप काफ़ी करीब से रतन टाटा जी के साथ जुड़े रहे, लेकिन जिस सिद्धांत की बात सालवे साहब कर रहे हैं, जिस वैल्यू एथिक्स की बात कर रहे हैं, आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग कहते हैं ज़िंदगी में कि थोड़ा सा व्यवहारिक बन के रहा करो, इतना ज़्यादा सैद्धांतिक रहो तो बड़ा मुश्किल होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना। इस तरह के विवाद कभी आपके या फिर चर्चा कभी हुई रतन टाटा साहब से? उनके एथिकल वैल्यू के ऊपर जो सालवे साहब ने बताया, उसके ऊपर तो अटूट रहे। उसके ऊपर तो वो दो मत नहीं थे। कोई बात उनसे आप जिक्र भी नहीं कर सकते थे, उसमें कोई 19-20 करने की बात। लेकिन सालवे साहब जो बोल रहे हैं वो सब उसके बिजनेस साइड पर देखें, पर उसकी ह्यूमैनिटी की तरफ आप देखेंगे तो उनकी जो क्वालिटी रही है उससे भी बड़ी रही है। और मैं समझता हूं कि दोनों बात में वो सही रहा है कि यहाँ एक बिजनेस के साइड पर, ग्रोथ के साइड पर पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट करके, लंदन में जैसे सालवे साहब ने बताया, यूरोप में जो कोरस की फैक्ट्रीज के किए, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी की बात आपको मैं जिक्र करूं तो आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। उनको प्रिंस फिलिप ने 2017 में बुलाए थे एक अवार्ड देने के लिए कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, और जो उन्होंने कंपनी खरीदे और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उनको अवार्ड के लिए बुलाए थे। लेकिन लास्ट मोमेंट उनका, हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। तो लास्ट मोमेंट उन्होंने कैंसिल कर दी। तो सब लोग डर गए कि क्या हो गया, लास्ट मोमेंट कैंसिल क्यों किए। फिर उन्होंने बताया रतन टाटा बीमार है कि क्या हुआ। लेकिन हकीकत में ये हुआ था कि उनका जो प्यारा कुत्ता है वो बीमार था और वो उनको छोड़ के लंदन नहीं आना चाहिए और कैंसिल कर दिए पूरे बकिंगहैम पैलेस में आने के लिए। वो चाहते थे, उनको अवार्ड चाहिए, उनको खुद को चाहते थे कि वो अवार्ड प्रिंस फिलिप के द्वारा लें, लेकिन वो नहीं गए। और जब प्रिंस फिलिप को पता पड़ा कि ये वो इस कारण नहीं आए, तो बोले ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव कम टू नो। ये शब्द से उनको वो आदर किए। तो ये ह्यूमैनिटी में जो थी, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे तो काफी लोग कमाते हैं हमारे देश में, विश्व में सब कमाते हैं, लेकिन ये ह्यूमैनिटी जो रही है, एथिकल वैल्यूज जो सालवे साहब ने बताया है, और इसके साथ साथ में जो ह्यूमननेस रही है, लोगों के लिए नहीं, कैंसर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह की अलग बात है, लेकिन कुत्ते के लिए भी उनकी जो प्यार रहा है वो भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये सहानुभूति बहुत कम में रहती है। हमारे परिवार को संभालने के लिए लोग तैयार नहीं रहते, तो यहाँ तो उनके प्यारे कुत्ते के लिए वो पोस्टपोन कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। उद्योगपति को ये एक क्वालिटी रहने में। बिल्कुल, ये बहुत ही मार्मिक कहानी आपने सुनाई कि लोग अपने नाते रिश्तेदार बीमार रहते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं कि हमें एक अवार्ड लेने जाना है, और जाहिर तौर पर छोटे मोटे अवार्ड नहीं होंगे जब इनको मिल रहा होगा, लेकिन चूंकि इनके पेट डॉग बीमार थे, प्यारे कुत्ते बीमार थे, उनको ही देखभाल के लिए वो रह गए, वो नहीं गए अवार्ड लेने के लिए। वाकई बहुत कम लोगों में इस तरह की मानवता देखने को मिलती है। अमिताभ कांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, G20 के शेरपा हैं। अमिताभ कांत साहब, आप सरकार में अलग अलग पदों पर रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसी भी नीतियाँ बनाएं जो रतन टाटा के दिल के करीब भी रही, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हो, स्टार्टअप को लेकर हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका सबसे पहला इंटरेक्शन कैसा रहा रतन टाटा साहब के साथ? मेरा पहला इंटरेक्शन जब मैं केरल सरकार में टूरिज्म सचिव था, मैं बहुत यंग ऑफिसर था, उस समय मेरी पहली मुलाकात हुई। और जब हम गॉड जोन कंट्री कर रहे थे तो
हमारे कई होटल्स थे, जिसमें से 7 होटल्स ताज के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर किया था और रतन टाटा जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और लगातार उनसे मुलाकात होती रही। फिर मैं जब भारत सरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री में आया तब मुलाकात हुई। फिर जब मैंने एक इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांडिंग स्टोरी लिखी तो उसका रिलीज उन्होंने ताज होटल मुंबई में खुद किया था और बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच वहाँ दी थी उसके टूरिज्म के रोल पे और मेरे तब से उनसे जान पहचान रही और उसके बाद मैं लगातार उनसे मिलता रहा। जब मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सचिव था और उसके बाद जब मैं सीओ नीति आयोग रहा तो मेरी लगातार मुलाकातें उनसे होती रहीं। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ूँ, एक सवाल मैं कपूर साहब से लेना चाहूँगा, संजीव कपूर साहब से। चूँकि आमतौर पे लोग जानते हैं आप बहुत ही जाने माने शेफ़ हैं, तो पहला सवाल तो मेरे मन में यही उठा कि शेफ़ होने के नाते कभी आपकी बातचीत हुई क्या रतन टाटा साहब से? देखिए, रतन टाटा जी के साथ में जो मेरी पहली मुलाकात अगर मैं कहूँ वो उस समय हुई जब मैं बहुत एक ऐसे जंजाल में फंसा हुआ था कि मैंने शो अपना शुरू कर दिया था। अच्छा। पॉपुलर होना शुरू हो गया था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी गाड़ी में बैठना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में मेरी दूर से मैं कहूँगा मुलाकात हुई यूएस क्लब के अंदर। मैंने एक शख्स देखा जो एक बेंच के ऊपर बैठा कुत्ते के साथ में खेल रहा है। मुझे नहीं पता था कि कुत्ता उनका है या किसी का है, और बहुत सहजता के साथ बैठे हुए बड़े प्यार से वहां पे थे। आसपास उनके कोई नहीं था। उस समय तक वो चेयरमैन बन चुके थे टाटा ग्रुप के, और कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तब मैंने सोचा कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहिए। तो मेरी जो पहली सीख रही, मैं कहूं खाने से ज्यादा जिंदगी की सीख जो है कि आपको अगर आपको बड़ा होना है तो बड़ा होने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ेगी, आपको बड़प्पन सीखना पड़ेगा, आपको सादगी सीखनी पड़ेगी, सहजता सीखनी पड़ेगी। और वो एक मैं कहूँगा कि 5 मिनट के दर्शन में मुझे ये समझ आ गया, क्योंकि मेरे पिताजी ये शब्द संजीव कपूर साहब बहुत बड़ी बात आपने कह दी। उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ आपने उनको बेंच पे बैठे देखा और सिर्फ दर्शन मात्र से आपको लग गया कि नहीं, हमारे अंदर जो भी दुविधा है वो सारी दुविधा दूर हो रही है। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत काफी जल्दी हो गया था, तो उसके बाद में मुझे बहुत सारे ऐसी चीजें थी। सिद्धांतों की बात सालवे साहब ने कही। मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि ज्यादातर के पिताजी हमेशा सिद्धांतवादी रहे हैं, ऐसा बच्चों को हमेशा लगता है। क्योंकि जल्दी खो दिया तो मैंने हमेशा देखा, सालों साल ये देखा रतन टाटा जी को, कि जो वैल्यूज मुझे कहीं भी कभी कोई सीख में कभी कमी नजर आती तो मैं एक ही तरफ देखकर मैं खुश हो जाता कि अच्छा ये इस तरह से कर लेंगे तो शायद मेरे पिताजी भी मुझे यही बता। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैंने इतना सीखा, जितनी बार भी किया मैंने, कभी मुझे काम करने का डायरेक्टली ऐसे मौका नहीं मिला। लेकिन टाटा ग्रुप के साथ में मैं बहुत सालों से जुड़ा रहा और अभी भी जुड़ा हुआ हूं, और शायद इसी वजह से कभी इस पे मैं आपसे हाँ जी, इस पे मैं आपसे आगे भी सवाल पूछूंगा कि टाटा ग्रुप के साथ जो आप जुड़े हुए हैं उस रिश्ते के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। एक मेहमान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हमारे शो में जुड़े हुए हैं, खम्बाटा साहब। खम्बाटा साहब, रतन टाटा एक उद्योगपति ही नहीं थे, एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले शख्सियत ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी थे। चूँकि आप भी उन्हीं समाज से आते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? पहली बात, जो उनका एक प्रिंसिपल था कि रिलीजन एक जगह है, कंट्री एक जगह है, और चैरिटी भी रिलीजन के लिए चैरिटी नहीं होती है। तो चैरिटी सबके लिए होनी चाहिए, कंट्री रिलीजन से बड़ा है। और जो भी इंटरेक्शन, मेरा पापा के वो खास दोस्त थे, मिलते थे
मेरे को ये बिल्कुल ध्यान में आया कि हम जब कम्युनिटी काम करते हैं तब पहले कम्युनिटी नहीं, पहले कंट्री है। और ये जो एक सिद्धांत जो मेरे को छोटे में उम्र में दिखाया, वो आई थिंक आज भी मैं उसको ध्यान में लेता हूँ। आज हम भी चैरिटेबल काम बहुत करते हैं, पर मैं भी ट्राई करता हूँ कि खाली पारसी कम्युनिटी की तरफ नहीं ले जाऊँ उसको, वो सबके लिए होना चाहिए, सब बराबर है। एंड सेकेंडली, आज जब भी कोई बड़े आदमी की बात करके, इनका बड़ा लॉस है, मेरे को है, हम सबको है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लॉस की बात नहीं करे, हम लोग उनमें से कैसे सीखे। आई डोंट थिंक इनके वी कैन फिल हिज शूज, बट पार्टली जो अच्छा हमने देखा है, अगर हम करके दिखाए तो आई थिंक हम एक पूरे कंट्री का पूरा वो करेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि ऑनेस्टली ही डिजर्व्स अ भारत रत्न दो लेट, बिकॉज दैट विल नॉट बिकॉज ऑफ हिम, इससे एक पूरा ही कैन बिकम अ मॉडल फॉर स्पेशली द यूथ। और मैं जो देखता हूं, जो उनमें जो ये खाली आपने ह्यूमिलिटी बताया, वो बात सही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द ग्रुप एंड ही द फर्स्ट वन टू प्रोपोगेट मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये इनसे आया है। ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, जब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, तब एक रास्ता देखा है इंडियन इंडस्ट्री को। मेरे जैसे यूथ तब थे कि भाई ऐसे ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ऐसे कंपनियां एक्वायर करते हैं, ऐसे फॉरेन कंपनियों में एंट्री लेते हैं। जब स्टार्टअप का चालू हुआ तब इन्होंने देखा है कैसे यूथ को ट्रस्ट करते हैं, यंग लड़कों को कैसे ट्रस्ट करके, और ऐसा नहीं कि खाली जहां पैसे बनते हैं वहां पैसा डालो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट देखे जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मेकिंग एनी मनी, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, जिससे कोई गांव का भला हो, कोई लोगों का भला हो, रूरल का भला हो। तो ये जो पूरा अपने मैनेज बिजनेस डिसीजन में हर आदमी मैं मिलता हूं, वो अपने मुनाफे की बात करता है, मैं फोर्ब्स लिस्ट में कैसे आ जाऊं, मेरा नेटवर्थ कैसे बढ़ जाए, मेरा फैमिली जो यूके में ले रहा है, यूएसए में ले रहा है, उसको कैसे मैं पैसे जल्दी पहुंचा सकूं, कैसे मॉरिशस कंपनी बनाऊं, ये सब में देखा है। यहाँ पूरा जो फोकस रहा है वो रहा है कंट्री डेवलपमेंट पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, एंड मेकिंग व्हाट आई कॉल अ बिजनेस लाइक ए ट्रस्टीशिप सवाल मैं लेकर के जाना चाहूंगा हरीश साल्वे साहब के पास। बिल्कुल खम्बाटा साहब, आपके इसी सवाल को लेकर मैं जाना चाहूंगा हरीश साल्वे साहब के पास। साल्वे साहब, आप तो वैसे मुलाकात कई बार किए होंगे रतन टाटा साहब से, लेकिन जब भी आपकी उनकी बातचीत होती थी तो आपको क्या लगता था कि उनके मन में प्रायोरिटी क्या होती थी? प्रायोरिटी कोई केस जीतना होता था, प्रायोरिटी उनका बिजनेस होता था, या फिर प्रायोरिटी देश को आगे बढ़ाना, सोशल वैल्यू को आगे बढ़ाना? क्या प्रायोरिटी क्या होती थी आपके हिसाब से जब भी आपने उनसे मुलाकात की? उनके मन में प्रायोरिटी सबसे पहले तो ये थी कि एक सीमलेसली वो अपना टाटा ग्रुप और भारत देश, उनके लिए उनके जिंदगी का एक ही मकसद था, ग्रोथ विथ वैल्यूज। एक ही मकसद था उनका। खुद तो पर्सनल तो कुछ उनकी लाइफ अगर आप देखो तो एक बार उन्होंने कोई पर्सनल मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, लंदन में आके रहे हुए थे, यहाँ उनका होटल है टाटा, वहां गया मैं ऊपर, तो उन्होंने डिनर पे बुलाया था। बड़ा थोड़ा सा खाना खाते थे, खाने वाने का इतना शौक नहीं था, ड्रिंक्स का इतना शौक नहीं था, तो बुलाया, हम बैठे, थोड़ी गपशप मारी और फिर खाना खाया उनके साथ। अब मैं देख रहा था उन्होंने क्या पहना था। यहाँ रॉल्फ लॉरेन की शर्ट मिलती है सस्ती, वो चीनोज के ट्राउजर और टाइटन की घड़ी, इस किस्म का आदमी। तो ये उनका पर्सनल था, और उनका बस ध्यान एक ही चीज पे था कि कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, किसी को मदद कर सके तो मदद करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को कैसे बढ़ाया जाए, और ये जो कल्चर है इंडिया के इंडस्ट्रियल कल्चर, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए। बिल्कुल यही सवाल मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकर के कि इंडिया के इंडस्ट्रियल कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग आमतौर पर एक उद्योगपति के तौर पर जानते हैं, लेकिन साथ में एक ऊंची सोच वाले इंसान के तौर पर भी उनको जाना जाता है। तो देश के बारे में कभी आपसे चर्चा हुई क्या कि देश को कैसे देखना चाहते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश को किस स्वरूप में उनके ले जाने के सपने संजो रखे हैं उन्होंने? तो देखिए, आज अपने देश में एक बड़े, ये गौरव की बात है, बहुत अपने देश में कई बड़े उद्योगपति हैं और वो बहुत फिलैंथ्रोपी भी करते हैं। पर एक चीज जो आपने देखी होगी, टाटास की जो फिलैंथ्रोपी है
आधे से ज्यादा किसी को पता भी नहीं कि टाटास का पीछे से क्या हाथ है। टाटा ट्रस्ट्स कहां कहां पैसे डालती है उनका नाम नहीं होता। 26/11 के बाद जो टाटा ग्रुप ने किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है। और किस तरीके से, और उनका सबसे बड़ा ये था कि ये पूरा अनोनिमस होना चाहिए, कि ये नहीं कि ढोल पीटा उसका कि ये देखो जी हम क्या कर रहे हैं और एम्प्लॉइज की जिंदगी में हम क्या लेके आ रहे हैं। कभी आप पता करो कि क्या क्या उन्होंने जो स्कीम्स बनाई, जिन लोगों की जिंदगी चली गई। तो ये एक नेशन बिल्डिंग होता है, इसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं। और वो हमेशा उनका एक ही था कि भाई मेरा इतने प्राइवेट पर्सन थे कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, देश का नाम आए, ग्रुप का नाम आए। और इसलिए आज ये सब मेरे जान पहचान के हैं, क्लाइंट्स के हैं। तो टाटा एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ। बिल्कुल, ये इंसान के तौर पे देश के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा जाना जाते हैं। और हमारे पैनल में जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने इसको अनुभव भी किया है, चाहे अमिताभ कांत हो, चाहे संजीव कपूर हो, निरंजन हीरानंदानी साहब हो। सबसे इस पे मैं सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं अमिताभ कांत साहब के पास जाऊंगा। कांत साहब, आप DPIT सेक्रेटरी थे, नीति आयोग के CEO थे। उस दौरान आपने स्टार्टअप इंडिया की खास मुहिम लाई, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए आपने कोशिश की। तो इस दौरान रतन टाटा से कभी आपके संपर्क हुए क्या? उनको मुझे लगता है कि वो शायद एंटरप्रेन्योरशिप को समय से पहले भांप गए थे कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है। नहीं, देखिए उनकी कई खासियत थी। एक तो जब मैं नीति आयोग में आया तब मुझे लगा कि देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की इंडस्ट्रीज को ग्लोबलाइज किया। पहले उन्होंने ताज होटल ग्रुप को वो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन कई जगह ले गए। टाटा टी ने टेटलेस ब्रांड खरीदी और उस समय हमारी जो चाय और कॉफी थी वो रिटेल मार्केट में नहीं मिलती थी वहां विदेशों में। और वो टाटा टेटले के एक्विजिशन के बाद हमारी चाय जो है वो वैल्यू एडेड होकर बिकने लगी सारी ग्लोबल ब्रांड्स की तरह। और तीसरी चीज जो उन्होंने की वो की कोरस कंपनी स्टील में खरीदी, और चौथी की जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। तो ग्लोबलाइज किया। और अब आज देखिएगा तो जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बाहर जा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर जा जाके वो इंटरनेशनल कंपनीज को खरीद रहे हैं। और ये शुरुआत उन्होंने की थी। दूसरी चीज, जब मैं CEO नीति आयोग बना तो मैंने देखा कि वो उनके साथ कई राउंड चर्चा हुई न्यूट्रिशन पर, और उनसे ड्रिंकिंग वाटर पे, सैनिटेशन पे, और फिर स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट पर कई बार मैंने तो कम से कम 15-20 बार उनके साथ चर्चा की। और उनका एक पैशन था न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक न्यूट्रिशन में सुधार नहीं आएगा तब तक एजुकेशन और हेल्थ में सुधार नहीं आएगा। और इसी तरह वो ड्रिंकिंग वाटर में विश्वास रखते थे। और जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो टाटा ट्रस्ट ने हमें पार्टनर किया और सारे डिस्ट्रिक्ट में अपने 2-2 व्यक्तियों को, यंग बच्चों को लगाया। तो मेरा तो बहुत साथ रहा है उनके साथ और टाटा सन्स के साथ और टाटा ट्रस्ट के साथ। और लगातार उन्होंने दिखाया कि उनकी जो छवि थी वो ना केवल एक बिजनेसमैन की छवि है, बट एक ऐसे विजनरी की छवि है, एक ऐसे स्टेट्समैन की छवि है जो भारत को आगे ले जाना चाहता है और जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहता है। बिल्कुल, यही सवाल लेके आगे जाऊंगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास। नंदानी साहब, जैसा कि अमिताभ कांत जी ने कहा कि वो एक यंग इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते थे, तो कभी आपकी बातचीत उनकी इस मुद्दे पर हुई क्या? क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए खास स्टार्टअप चलाया, वहाँ पैसा डाला, बाद में आपने भी वहाँ पर निवेश किया। तो मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे आप लोग थे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप, बढ़ावा, ग्रोथ, इनोवेशन, ये सब में तो माहिर थे। जो टाटा ग्रुप की है उसको एक रतन लेके आया, जो ऑलरेडी 150 साल की ग्रोथ कंपनी है, उसके ऊपर भी ऐसे मोहर लग गए हैं कि उसको भी बढ़ावा दिया, जो बहुत
हरीश साल्वे साहब ने बताया, अमिताभ कांत ने बताया, और ये सब भी किए। पर मैं एक दाखला आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो 4 महीने पहले हुई। मुझे एक निमंत्रण रतन टाटा साहब ने दिए कि मैं टाटा पार्किंसन फाउंडेशन शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसके उम्र साथ एक ट्रस्टी होके शरीक हो जाए और आपके हॉस्पिटल को भी इसमें जोड़ दें। मैं बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने मेरे पिताजी जो 10 साल पहले गुजर गए थे उसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि पार्किंसन के ऊपर मेरा काफी ध्यान है और उनको भी पार्किंसन हुआ था। तो वो इस उम्र में भी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उनका ध्यान यह हुआ कि हम ये कैसे शुरुआत करें। धंधा एक बार, जो कोरस है वो अलग, ऑटोमोबाइल कंपनी अलग, टीसीएस अलग, टाटा स्टील अलग, लेकिन उनका ये छोटी बात पर हम और कैसे नए काम, सोशल काम, मेडिकल काम हम देश के लिए करें, लोगों के लिए करें कि मुझे फायदा नहीं हो लेकिन आगे लोगों को पार्किंसन में जिसको भी हो जाए उनको कर दें। और 1 अगस्त को हमने वो टाटा फाउंडेशन पार्किंसन ट्रस्ट फॉर्म किया है, ट्रस्ट हुआ है और रतन टाटा साहब उसके चेयरमैन बने। तो आप सोच विचार करिए, तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं रहते, फिर भी ये सब के साथ साथ में ये नए काम करना चाहते हैं। हम बोलते हैं इनोवेशन करें और स्टार्टअप करें और ये करें, इससे भी आगे ये सोचते हैं कि हम नए चैरिटी कैसे करें, नए कैसे हम सोचताछ करें। तो इसलिए ये एक अलग ही आदमी रहे हैं और हमारे बहुत करीब रहे हैं, इसलिए मैं भूल नहीं सकता, हमारा मेंटर रहे। जैसे एथिकल बात हरीश साल्वे ने बताया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, खंबाता साहब ने कहा, ये सब जो हम कहते हैं ना वो सब थोड़ी बात है, क्योंकि इनकी जो बात है ना, ये जो हम आपको बता रहे हैं वो आइसबर्ग जैसे है। 5% ऊपर है, 95% उनका जो खूबियत थे वो कभी दिखाया भी नहीं किसी को। ये तो हम शरीक थे, इसलिए हमें ये बातचीत पता पड़ गया और हमको पहचान गए कि ये मनुष्य कैसे है। तो ये एक अलग ही इंसान रहे। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही ख़ास बात बताई कि ये बहुत कुछ करते थे, बहुत लोगों को एक तरह से मदद करते थे, अलग अलग ट्रस्ट के जरिए मदद करते थे, लेकिन कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते थे। चूँकि आप करीब से जुड़े रहे, इस वजह से सारी बातें आपको पता है। मतलब ऐसा नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं उसका ढोल पीटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। शायद यही वजह है कि रतन टाटा एक उद्योगपति के तौर पर ही नहीं, एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं। साल्वे साहब, मैं यही सवाल लेके आपके पास आना चाहूँगा कि आपसे अगर मैं पूछूं, चूंकि आप कई मौके पर उनसे मुलाकात किए हुए हैं, कि अगर आज के एंटरप्रेन्योर को कुछ सीखना हो रतन टाटा से, चूंकि अब हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या सीखना चाहिए? मेरे को दूसरे चैनल पे पूछा किसी ने कि आप उनकी क्या क्वालिटीज आप मिस करेंगे। मैंने एक ही चीज कही और मैं वही आपको कहूंगा कि उनकी ह्यूमिलिटी का 10% और उनकी दृढ़ता प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे अड़ के चलने की, जो स्टील रिजॉल्व कहते हैं, ही वाज अ मैन ऑफ स्टील। 5% भी मुझ में आ जाए तो मैं 200 टाइम्स बेटर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा मैंने आदमी कभी नहीं देखा जो इतना फोकस्ड पर इतना हम्बल, इतना सेंटर स्टेज में ले आए इंडिया को, तो खुद हमेशा शैडोज में रहे। ऐसे लोग नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनके पूरी ज़िंदगी का अगर 10% भी हिस्सा अपने ज़िंदगी में उतार लें तो ये कई गुना ज़िंदगी बढ़ जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। संजीव कपूर साहब, आपने सुना अलग अलग मेहमानों का, उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए, और आप पिछले सवाल के जवाब में कह भी रहे थे कि आपके टाटा समूह के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई सारी साझेदारी भी रही है और कई सारे सोशल कॉज के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उनके नमक के लिए, उनके मसाले के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं।
तो ये जब आप जुड़ते थे टाटा ब्रांड के साथ तो आपके मन में क्या होता था? क्या एक प्रोफेशनल जुड़ाव था या फिर लगता था कि नहीं, आम लोगों के बीच जो जुड़ाव है टाटा समूह के साथ, उसी जुड़ाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मेरी जो पहली एड थी टाटा नमक की थी, और जब ये मिली तो मुझे तब ऐसा लगा कि टाटा का तो नाम ही ट्रस्ट है, तो अगर मुझसे ये काम करवाया जा रहा है तो मेरी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रस्ट मुझ पे पास किया गया है। तो वो पहले दिन से मुझे जो समझ आना शुरू हुआ, तो मुझे जब भी कभी मौका मिला टाटा ग्रुप के साथ जुड़ने का, और अभी तक मैं जुड़ा हूँ काफी सालों से, बहुत सारे ब्रांड्स, ना सिर्फ ब्रांड्स, लेकिन हमने कोविड के दौरान बहुत क्लोजली काम किया इंडियन होटल्स के साथ में, मेडिकल फ्रेटर्निटी को खाना देने का। होटल्स चल नहीं रहे थे, होटल्स के पास पैसे नहीं थे खाना देने के लिए, हमारे पास हर रोज हजारों लोगों को हम खाना दे रहे थे। तो उस समय रतन टाटा जी ने एकदम बड़े सहजता के साथ, आसानी के साथ हाँ की। टाटा ट्रस्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और अभी हाल ही में मैं एक स्तन कैंसर के लिए, एक फिल्म के लिए मुझे टाटा ट्रस्ट ने कहा और मुझसे पूछा कि क्या हम चाहते हैं कि आप ये करेंगे। मैंने कहा आप मुझसे पूछे ना, मुझे आदेश दें, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब भी टाटा ग्रुप के साथ में, मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए पिता समान रहे हैं, तो वहां पे पूछने की बात नहीं होती, वहां पे आदेश की है। और चाहे पिता रहें ना रहें, लेकिन मैं आदेश का पालन हमेशा करूंगा, ये इस प्लेटफॉर्म से भी कह रहा हूं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसे शख्सियत होते हैं जिनके साथ एक बिजनेस का जुड़ाव नहीं होता है। आपने जो कहा वाकई दिल को छू लेने वाली बात है कि आप आदेश करें, मैं तैयार हूं हर चीज़ करने के लिए। आपने बहुत बड़ी बात है, शायद यही बात है जो रतन टाटा साहब को बाकियों से अलग बनाता है। अमिताभ कांत साहब, पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे कि 15 से 20 बार ऐसे मौके आए जब आप उनसे मिले। हम लोग तो अब तक मान के चलते थे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए मुलाकात हुई होगी, सेमीकंडक्टर के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए उससे मुलाकात होगी, लेकिन मुझे लगता है आपकी बातचीत से कि वो पूरे देश को लेके एक अलग नजरिया से देखते थे और इन सब से अलग हट के आपसे बातचीत होती थी। देखिए, ऐसा है कि अगर भारत को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो ये प्राइवेट सेक्टर के बिना तो बन नहीं सकता। गवर्नमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, कैटलिस्ट है। जो भी देश ने तरक्की की 9-10% की ग्रोथ की, वो तो प्राइवेट सेक्टर के बल पे हुई। तो रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन शुरू किया भारत में, और हमारी कंपनीज को बेस्ट टेक्नोलॉजी, आज आप टाटाज में देख रहे हैं, सेमी कंडक्टर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चिप्स का हो, और नई एयर इंडिया को वापस लेने का हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल मूवमेंट शुरू किया, बैटरी में जा रहे हैं, ये सारी नई टेक्नोलॉजी है। और ये सारा उनका विजन है। मिस्टर चंद्रशेखर के साथ मिलकर नया ड्राइव और डायनेमिज्म जो आया है वो उनकी वजह से आया। और दूसरा कि जो उनकी विचारधारा थी कि सोशल सेक्टर्स में भारत को इंप्रूव करना बहुत आवश्यक है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, और तीसरा कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाए। तो वो हमेशा यंग लोगों से सराउंडेड रहते थे और इसीलिए यंग आइडियाज आते थे और यंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कई सारी ऐसी बातें उनके बारे में कहा जाता था कि कई चुनौतियां वो अपने हाथ में ले लेते थे। पता था कि बिजनेस शायद बहुत अच्छा नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है, तब भी हमने डिसीजन ले लिया तो डिसीजन ले लिया, अब उसको कैसे बेहतर करना है, इस तरह की मानसिकता, जज्बे के साथ वो काम करते थे। इन्हीं पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रतन टाटा पे ये हमारा खास कार्यक्रम, और हमारे साथ शो में वो सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके खुद के अपने कुछ न कुछ अनुभव हैं, और उस अनुभव से हर किसी को कुछ न कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। हरीश साल्वे साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ब्रेक पे जाने से पहले जब आपसे बातचीत कर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल था। मैं सोचा कि आपसे पहले इजाज़त ले लूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। वो सवाल चूँकि आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और आप उस प्रोफेशन में रहते हुए उस केस को लड़ा भी है, साइरस मिस्त्री का केस जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। तो मैं उस केस के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह के शख्सियत का बयान आपने किया, हमारे बाकी मेहमानों ने किया, मुझे लगता है कि इस केस में जब अंदर गए हुए तो ये क्या रतन टाटा को वाकई मन से दुखी कर गया है केस? आपका क्या अनुभव रहा? मैंने उनको देखा बड़े करीब से पूरे एपिसोड के समय। उनकी उम्र तो बढ़ गई थी काफी, और चंद्रा साहब थे तभी देख रहे थे, पर 2-3 बार मिला हूं मैं उनसे उस दौरान, और उनको कभी ये फिक्र नहीं थी कि ये केस जीतेंगे या हारेंगे। उन्होंने कहा ये हमको, ये जो मैंने किया है ये मैंने सही किया है, ये एक प्रिंसिपल पे किया है मैंने, और इसको डिफेंड करना है, और इसको एक ये हो ही नहीं सकता कि एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इसको रद्द करे, क्योंकि जो हमने किया है ये सही चीज की है। इतना उनको बिलीफ था इसमें। और कोई, मैं बताऊं, सबने ये उस वक्त लोगों ने कहा कि देखो इनको तकलीफ हो रही है, गद्दी छोड़ के इनको गद्दी पे वापस आना है, और देखो खुद चेयरमैन बन गए। उन्होंने कहा मैं ट्रांजिटरी चेयरमैन हूं, मैं चेयरमैन। और किस दुनिया में, किस इंडस्ट्रियल हाउस में, बहुत कम जो दुनिया में देखने होते हैं ऐसे बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज में, इसको कहते हैं। चंद्रा साहब एक होम ग्रोन है, टाटा तो उन्होंने ज्वाइन किया, उम्र भर अपनी लगाई, और बहुत काबिल आदमी है। एक काबिल आदमी को चुन के अपने ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने ग्लोबल स्टेज पे सक्सेशन का। तो इस किस्म के आदमी थे, और इसलिए उन्होंने वो किया जो किया मिस्त्री साहब के साथ। और आज हिस्ट्री जज करेगी तो सब कहेंगे यहां जो हुआ सही हुआ। तो इस पे उनको ये नहीं कि ग्रुप का क्या होगा, कौन कंट्रोल में होगा, कौन कंट्रोल में नहीं होगा, जो लोग लड़ते हैं कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारा, वो उनको तकलीफ नहीं थी। उनको तकलीफ ये थी कि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये जो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है टाटा का, ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसको वापस पटरी पे लाना है। बिल्कुल साल्वे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमने सिद्धांत पे अपने संस्थान को खड़ा किया उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरंजन हीरानंदानी साहब, आप चूंकि 2 बार में आपने बड़ी अच्छी कहानियां सुनाई, बड़ी मार्मिक कहानियां सुनाई, आपको कभी ऐसा लगा कि रतन टाटा जी किसी बात को लेके थोड़े से तनाव में हैं या फिर दुखी हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता? कभी ऐसी दुविधा में नहीं रहते। उनके ऑलवेज एक दुविधा में रहते ही नहीं थे। वो दुविधा में मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि परेशान तो रहते थे। पता पड़ता था कि उनको ये प्रॉब्लम है, वगैरह प्रॉब्लम है, चिंता है, केसेस हैं, कोई सेटबैक रहा हुआ है, कोई परेशान कर रहे हैं, ऐसे काफी बार हमें पता पड़ता था। लेकिन जब हमारी बातचीत चलती थी, कभी वो उनके बारे में कभी बातचीत नहीं करे। और दूसरी बात ये रही कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड विचार करते थे। उनके यही था कि ये हमने जैसे कंपनी खरीद ली, लोग बोलते थे इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो हमेशा सॉल्यूशन और पॉजिटिव माइंडेड देख लेते। वो कभी ऐसे विचार नहीं करते थे। साल्वे साहब ने सही कहा, वो नहीं देख रहे थे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, या इसमें हम 100% सक्सेस होगा नहीं होगा, वो उनके माइंड में नहीं रहता। लेकिन हम सही काम करना चाहिए, नए काम करना चाहिए, दूसरे डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए। आप लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे किया जाए, और कोई चीज हम बढ़ा दें। पॉजिटिव ओरिएंटेड माइंडेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडेड, प्रॉब्लम के ऊपर
सॉल्यूशन सोचने पर पहले देखें, ऐसे नहीं देखें कि कल हमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम तो रहने वाले हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है, शरीर को भी प्रॉब्लम रहती है, ये दुविधा रहती है। अभी वो इतनी दुविधा में थे, प्रॉब्लम में थे, शरीर को प्रॉब्लम था, फिर भी उनके माइंड का क्या था कि हम पार्किंसन ट्रस्ट करना चाहिए। ये पार्किंसन के ऊपर हमारे पास, हमारे देश में काफी लोग पीड़ित हैं, तो उनकी सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। ये फायदा मुझे नहीं मिलेगा और किसको नहीं है, पर आगे वाले पीढ़ी को ये पार्किंसन के हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ हम इसका सॉल्यूशन निकाले, उनको तकलीफ नहीं हो। तो कैसे है, हमारी प्रॉब्लम नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे अंदाज से उनकी एक माइंड पॉजिटिव ओरिएंटेड रहती थी, और उसके कारण जितने भी उनके प्रॉब्लम्स थे उनको वो मार्जिनलाइज कर देते थे। जैसे साल्वे साहब ने बताया, एथिकल वैल्यूज के ऊपर वो अर्जुन जैसे फोकस कर रहे थे आंख मछली के ऊपर, वैसे ही उनके फोकस रहते थे कि भाई हम इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो ये सॉल्यूशन माइंडेड जब हम पॉजिटिव ओरिएंटेड थे, और ये मुझे उससे शिक्षण पाई कि आपके प्रॉब्लम्स तो आएंगे जिंदगी में, हेल्थ के आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बिजनेस में आएंगे, केसेस में आएंगे, सब कुछ आएंगे, पर उसकी सॉल्यूशन क्या है और आगे हम क्या करें। और जैसे अमिताभ कांत ने भी बताया कि हंड्रेड्स ऑफ मैटर्स में उनसे बातचीत होती होगी, या केरल में हुई कि या दिल्ली में ही हुई कि बाद में हुई, पर उनके ऑलवेज ये पॉजिटिव कि हमारे ग्रुप क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए ये इनकी पॉजिटिव ओरिएंटेड माइंड जो रही है वो बहुत, मैं समझता हूँ, उचित रहा है, और हमें इसमें से कुछ सीखना है। बिल्कुल, आपने जो बात कही यही बात लेके मैं अमिताभ कांत जी के पास से जाता हूं, चूंकि आपने उनका जिक्र भी किया। अमिताभ कांत साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो कभी दुविधा में रहते ही नहीं थे, हमेशा प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। एक आम लोगों के बीच में ऐसी छवि गई कि जब जगुआर लैंड ओवर डील हो रहा था तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नुकसान का सौदा है, फिर भी उन्होंने किया और उसको काफ़ी ऊंचाई तक लेके गए। पश्चिम बंगाल में पूरा बनाया का बनाया नैनो प्लांट था, वहाँ पे राजनीतिक कुछ हलचल हुई तो पूरे प्लांट को उठा करके वो लेके चले आए गुजरात। अपने आप में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आपको लगता है कि एक अलग स्पिरिट का मैसेज देना चाहते हैं रतन टाटा, मैसेज दिया रतन टाटा ने ऐसे मौके पे? देखिए, ये दिखाता है, उस समय मेरे भाई मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो दिखाता है कि उन्होंने मुझे बताया कि रतन टाटा बड़े क्लियर थे, वो कैलकाटा और वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट चाहते थे, पर जब नेगेटिविटी आई और सपोर्ट नहीं मिला तो ये पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री में पहले बार है कि पूरा प्लांट पीस बाय पीस रीलोकेट हुआ, एक व्हाट्सएप मैसेज के बेस पे, एक एसएमएस मैसेज के बेस पे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात, उन्होंने भेजा कि कहा कि नैनो वेलकम टू गुजरात। और नैनो की मैन्युफैक्चरिंग की बेसिस वजह से आज सानंद का डेवलपमेंट हुआ, वहां मारुति गई, वहां कई और बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गई और सानंद का विकास हुआ उसकी वजह से। और आज नैनो के प्लांट में टाटा की कई और कार्स और लॉरीज और ट्रक्स बन रही हैं वहां। तो ये दिखाता है कि उनका बड़ा दृढ़ निश्चय था, एक बार वो कुछ माइंड मेकअप करते थे तो उसको करते थे, और डेमोन्स्ट्रेट किया कि क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा, और उसकी वजह से आज टाटा मोटर्स एक ग्लोबल कंपनी बनी। बिल्कुल, यही स्पिरिट पे मैं आगे पूछूंगा सवाल खम्बाटा साहब से। समय काफ़ी कम है, अगर आप 15 सेकंड के अंदर जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जिस स्पिरिट की बात इन्होंने की, अमिताभ कांत जी ने की, इससे पहले के हमारे अतिथियों ने की, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या सीख लेनी चाहिए रतन टाटा की ज़िंदगी से? खम्बाटा साहब। सबसे बड़ी सीख है कि कैसे कंट्री को फर्स्ट लेके डिसीजन लिया जाए, न कि अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, कि अपने कंपनी को।
अगर कंट्री फर्स्ट होगा तो डिसीजन आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म में सही रहेगा। एंड आई थिंक दैट इज द समरी ऑफ जो थिंकिंग प्रोसेस है। और आज हम ये सीख ले संजीव कपूर साहब, आपसे 15 सेकंड के अंदर जवाब चाहूंगा कि आपके हिसाब से इन रतन टाटा की जिंदगी से क्या सीख लेनी चाहिए। संजीव कपूर साहब 15 सेकंड। आई थिंक 4 चीजें, ट्रस्ट, ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड विजन, ये 4 चीजें अगर हम सीख लें, दैट्स इट। ये 4 चीजें सीख ले तो ज्यादा बेहतर। हीरानंदानी साहब, आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से, सिर्फ आपने तो खैर साथ में रहे, काफी कुछ चीजें आपने सीखी देखी, लेकिन एक यंग एंटरप्रेन्योर को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है, उभरते हुए बिजनेसमैन है, उनको रतन टाटा की जिंदगी से क्या सबक लेनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए ताकि वो और ज्यादा बेहतर तरक्की कर सके? सच्चाई और एथिकल वैल्यूज वो हमेशा आगे लेके जाता है। आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको जरूर कमाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप चलाना चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं, तो आपको कमाई के साथ साथ एथिकल वैल्यूज भी साथ में आपके रहने चाहिए। आपके एथिकल वैल्यूज भी साथ में रहना चाहिए। खंबाटा साहब, एथिकल वैल्यू पे डटे रहना कितना आसान होता है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है और काफी अलग अलग पड़ाव पे देखा आपने? नहीं होता है, पर ऐसे हीरानंदानी साहब ने बताया थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में उसी का फायदा है। और ये जो नया इंडिया है उसमें तो डेफिनेटली 100% फायदा है। 100% फायदा है। संजीव कपूर साहब, एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो दर्शक मुझे मेरी आलोचना करेंगे। वैसे आपने बताया कि आपके अलग रिश्ते रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे हैं, लेकिन एक आप जाने माने काफ़ी मशहूर शेफ भी रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको मन किया कि मैं अपने मनपसंद का डिश रतन टाटा के लिए बनाऊँ, या फिर रतन टाटा ने कुछ ऐसा ऑफर किया हो, इच्छा जताई हो, उनको क्या पसंद हो? मैं एक्चुअली दुबई में था, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन उस समय मेरा मन किया कि मैं उनके लिए करूं कुछ, क्योंकि वो वहीं पर थे। मैं उनके पास पहुंचा, लेकिन उस समय वो होटल के बाहर जा रहे थे और वापस पहुंच रहे थे। तो मैं कहूँगा जो आखिरी बार जब मिला तो तब इच्छा जरूर थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो उस समय निकल रहे थे। कोई बात नहीं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाओं की जो कमी है, वो उसकी जो सीख का घड़ा है ना, वो हमेशा बढ़ता रहेगा उनकी सीखों से, उससे मैं खुश हूं। बिल्कुल। चलिए, ये सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपने अनुभव को साझा करने के लिए। आप लोगों ने जो अनुभव साझा किए, वैसे कई सारे लोगों के लिए एक सीख भी है जो अपनी ज़िंदगी में उसको अपना भी सकते हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।